दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है। इसी वजह से आज से कई वैक्सीन सेंटर बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली का वैक्सीन का कोटा कम कर दिया गया है और जून के महीने में दिल्ली को सिर्फ 8 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। दिल्ली की वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से विदेशों से भी वैक्सीन तुरंत आयात करने की मांग की। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में केवल 2200 कोरोना के केस आए हैं। संक्रमण दर भी घट के पिछले 24 घंटों में केवल 3.5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया, वो अभी भी है। हमें कोरोना से बचने के सभी उपाय करने हैं। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। कल से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा युवा ज़िंदगियों का नुकसान हुआ है, युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब भी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है। लेकिन कई लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं। कई जगह अब भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। देश में कोरोना का कहर जारी, कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मरीज। कहर के बावजूद लापरवाही जारी। हो सकता है कि आप इन तस्वीरों को देखकर हैरान हो जाएं, लेकिन सच यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बावजूद इसके खतरे की अनदेखी करने वालों की कमी नहीं है। देश का ऐसा शायद ही कोई राज्य हो जहां इस तरह की तस्वीरें न देखने को मिले। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बिहार के नवादा की है, जहां बीते कई दिनों से लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार के नियम एक तरफ और लोगों की मनमर्जी अपनी तरफ। यही वजह है कि शहर के मेन रोड से लेकर सब्जी बाजार, पुराना बाजार, कोला रोड, स्टेशन रोड सहित तमाम इलाकों में लोगों की भीड़ नजर आती है। आलम यह है कि लोगों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम तक हो जाता है और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहते हैं। बताया जाता है कि हर दिन नवादा के लोगों को ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ता है। नवादा जैसा ही हाल सीवान का भी दिखा, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर नजर आए। सीवान के मैरवा में जब जगह जगह जाम लगने लगा तो हरकत में आई पुलिस सड़कों पर उतर पड़ी और ट्रैफिक जैम वाले इलाकों में जाने से लोगों को रोकती दिखी। बेवजह घर से बाहर आने वालों को पुलिस चेताकर लौटाती दिखी। ये हाल तब है जब देश में कोरोना के नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और बीमारी की वजह से मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 2,57,299 मरीज आए, जिनमें से 4,194 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बीमारी फैलती है तो फैलती रहे, लोग इसकी चपेट में आते हैं तो आते रहे, लोग मरते हैं तो फिर मरते रहे। कई लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी राजनीति से। भले ही नियम टूटे तो टूटे। यूपी के कानपुर की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। कानपुर में शहर काजी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद लॉकडाउन को तोड़कर सभी सड़कों पर नारेबाजी करते विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। इस दौरान न चेहरे पर मास्क की जरूरत किसी ने महसूस की और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह की गई। और फिर लॉकडाउन की तो बात ही बेमानी होगी। कानपुर में तो अपनी ताकत और सियासत की परवाह करने वालों ने कोरोना के नियमों की परवाह नहीं की।
लेकिन प्रयागराज में तो दाल, रोटी और सब्जी की चिंता में लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों को ताक पर रखा है। सब्जी मंडी में लोगों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को दखल देना पड़ा। लोग नियम का पालन करें और सब्जी दुकानदार नियम तोड़कर कोरोना को फैलाने में मदद न करें, इसके लिए पुलिस ताकीद करती दिखी। राज्य सरकार ने कोरोना को काबू में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरों और गांवों का जायजा ले रहे हैं। सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए इतनी गंभीर है कि यूपी सबसे ज्यादा नौजवानों को वैक्सीन की सुरक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी में 18 से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के 10 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन सरकार की तमाम मुस्तैदी एक तरफ और अंधविश्वास और जानकारी की कमी दूसरी तरफ। आगरा के ग्रामीण इलाके से ऐसी ही एक तस्वीर बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। बरौली अहीर गांव में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुबह से लेकर शाम तक भीड़ नजर आती है। यहाँ कुछ लोग योग और कसरत करते नजर आते हैं। चेहरे पर मास्क की खाना पूर्ति करने वाले लोग इस भरोसे से यहाँ पहुंचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रहने से उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसी भरोसे की वजह से एक शख्स को जब अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिरता लगा तो वो खाट लेकर पीपल के पेड़ पर ही बिस्तरा लगा बैठा। बताया गया कि विनोद शर्मा नाम का शख्स बीते 15 दिनों से पीपल के पेड़ पर ही अपना ठिकाना बनाकर रोज 5 घंटे बिता रहा है। इस शख्स का दावा है कि ऐसा करने से उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वो प्रभाव है। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। हमारे प्रधान जी भी हैं, इन्होंने हमको सलाह दी सब लोगों को कि आप पीपल का साल है। कहीं सड़कों पर भीड़, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन, तो कहीं कोरोना के नियमों की अनदेखी। और हद तो तब हो जाती है जब जानकारी की कमी की वजह से लोग पीपल के पेड़ के नीचे वक्त बिताने में इलाज देखने लगते हैं। कोरोना के लिए नियम बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी उतनी ही जरूरत है ताकि इस बीमारी से पार पाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचे और वहां कोरोना अस्पताल का उन्होंने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी भी ली। अस्पताल में निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग मुफ्त में वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। हमारे यहाँ 80 से अधिक केस 38,000 आए थे 24 अप्रैल को। आज हमारे यहाँ 6,000 केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक, जब पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, रिकवरी कम थी, तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुँचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं, 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है, जहां प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है। वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तीसरी लहर में खासतौर पर बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और इसे देखते हुए बच्चों के इलाज के लिए जिला स्तर पर अस्पतालों में विशेष तैयारी की जा रही है। जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बच्चों के लिए अलग से आईसीयू भी बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी के लिए डॉक्टरों की एक कमेटी भी बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तीसरी वेव को रोकने के लिए सरकार किस तरह से तैयार है? तीसरी वेव का जो भी संभावना विशेषज्ञ द्वारा बोला जा रहा है, जिसमें 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं, इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू हैं वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको बढ़ाना है,
जहां हमको लगाना है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, उसमें 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू रहेगा और जिला अस्पतालों पर 20 से 25 बेड का रहेगा। और पूरी यूपी के सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाया जा रहा, वार्ड बनाया जा रहा? हाँ, नहीं देखिए, पीडियाट्रिक आईसीयू तो काफ़ी हमारा बना भी है पहले से। हाँ, वो जापानी एन्सेफेलाइटिस को लेके 38 जनपद में तो हमारा काफ़ी व्यवस्था पहले से ही है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी हमारे पास का पीकू का और एसएनसीयू का सब बच्चों का भी है। उसमें और जो विशेषज्ञ राय से जो भी बढ़ाना है, 12 साल के नीचे के बच्चे या 18 साल के नीचे के बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसकी तैयारी, उससे संबंधित पीडियाट्रिक डॉक्टर, उसके दवाई, ये सब तैयारी हम लोग करें। जिसमें हम लोगों ने गोरखपुर की सहजनवा तहसील में और कुशीनगर में स्वर्ण प्राशन, इसके अलावा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 8 हैं, जहां पर हम विगत वर्षों में स्वर्ण प्राशन जो है बच्चों को संस्कार कराया था, यानी स्वर्ण प्राशन दिया था। अब ये तीसरी वेव के लिए आयुष विभाग से हम लोग विचार कार्य योजना एक तैयार कर रहे हैं, जिसमें स्वर्ण प्राशन के साथ साथ जो हमारे पास है, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वचा है, गुड़ची है, अश्वगंधा है, तो ये जो है बच्चों के मानसिक विकास का भी वो करती है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है और शारीरिक विकास भी करती है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर कोविन ऐप से जुड़ी कई शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों ने भाषा को लेकर दिक्कत बताई है, तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए समय तय करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस आने के बाद कोविन ऐप में कुछ बदलाव भी आए हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने कोविन एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. शर्मा से खास बातचीत की। Joining us now is the chairman and the lead of the CoWIN platform, Dr. R.S. Sharma. Plenty of changes that have happened और मैं डॉक्टर साहब से का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं कि कुछ सुधार हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं कोविन प्लेटफॉर्म पर, खासकर नए गाइडलाइंस के बाद। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं विस्तार में। नहीं, पहले तो आपको मैं धन्यवाद दे दूं अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद से अब तक इसके तीसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया। दूसरे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का, और पहले 60 वर्ष से किया था, उसके बाद में 45 वर्ष से उसको किया गया। और तीसरे चरण में जो कि भारत सरकार के माध्यम से तो 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया है। तो जाहिर है इन तरह के तीनों जो फेज हुए, उन तीनों फेजों में उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे लोगों के, और उसी हिसाब से कोविन प्लेटफॉर्म में हमने परिवर्तन किए। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि कोविशील्ड के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लैग है 2 वैक्सीन के बीच में, उनके टाइम लैग को चेंज किया गया और उसमें उसी प्रकार से हम लोगों ने चेंज किया। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर कैसे अपना सेशन बना सकता है। तीसरा जो हुआ अंत में कि जो एक प्रकार से कैप्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने एम्प्लॉइज को उनको कराना है वैक्सीनेशन, तो उसके लिए जो उनका वैक्सीनेशन होगा ऑन साइट कैंप पर, तो ये सब अलाउ किया गया। तो ये सतत जैसे जैसे देखिए, मैं ये मानता हूं कि इट इज द पॉलिसी विच शुड ड्राइव द टेक्नोलॉजी एंड नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी सरकार की नीतियां होती हैं, उन नीतियों को हमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको इनकॉर्पोरेट करना और उनको एनफोर्समेंट करने में मदद करना ही हमारी जिम्मेवारी है। तो इसी प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर में भी परिवर्तन करते रहे, जैसे जैसे नीतियों में सुधार और परिवर्तन होता रहा है। एक आलोचना जो डॉक्टर साहब आ रही है वो ये है कि लैंग्वेज की रेस्ट्रिक्शन की वजह से, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, तो कई जगह जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, अगर रजिस्टर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये सहूलियत जो है वो डिजिटली लिटरेट के लिए तो है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए नहीं। देखिए, ये एक प्रकार से मैं मतलब जहां तक पूरी तरह से इसको मैं नकार नहीं सकता,
ठीक है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है, कुछ लोगों के पास फीचर फोन है, और जाहिर है कि स्मार्टफोन पर ही एप्लीकेशन चलता है, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये बात भी साथ साथ आपको माननी होगी कि हिंदुस्तान में 700 मिलियन 70 करोड़ इंटरनेट के कनेक्शंस हैं। हिंदुस्तान में आज 4G है, जो डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए तकनीकी तौर पे, कनेक्टिविटी के तौर पे हम लोग आज डेफिशिएंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो प्रक्रिया बनाई हुई है इसमें रजिस्ट्रेशन की, वो बहुत सिंपल है। वो बेसिकली एक फोन पर आप 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर ही रिक्वायर्ड है आपको, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर जो स्मार्टफोन नहीं है, तो आप अपने किसी मित्र के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और सारे का सारा उसके बाद फीचर फोन पर ही आपके पास सूचना आएगी। तो ये, और कॉमन सर्विस सेंटर्स दूसरा एक माध्यम है जिसके माध्यम से, जिनकी संख्या करीब 2.5 लाख है हमारे पूरे देश में, 6 लाख गांवों के बीच में। तो हर 2-3 गांव पर एक कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर हमने पूरी तरह से सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ है, जहां पे आप उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्टली, आप जानते हैं कि वॉक इन्स भी अलाउड है। इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर वो जो है वॉक इन आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, आप जाकर के उसको करा सकते हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा कि केवल डिजिटली लिटरेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये काफी तरह से इंक्लूसिव सिस्टम हमारा है, जिसमें कि हम दोनों ही तरह के लोगों को, चाहे वो डिजिटली लिटरेट हो वो भी, और साथ साथ जो वॉक इन करना चाहते हैं, जो केवल बिना रजिस्टर कराए जाना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई समस्या हमको नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म जो हो रही है, वो क्रिटिसिज्म, बाय द वे, ये क्रिटिसिज्म 1 मई से प्रारंभ हुई है। उसके पहले ये डिजिटल डिवाइड वाली क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा नहीं थी, और कारण यही है कि 1 मई के बाद से आपने देखा होगा कि 18 साल के लोग, जो कि 18 से 45 वर्ष के लोग जिनके लिए खोला गया, उनमें करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। और जो ड्रग्स और जो वैक्सीन की जो सप्लाई है, जो राज्य सरकार जिसको अरेंज कर रही है या फिर प्राइवेट सेक्टर अरेंज कर रहे हैं, उनकी जो सप्लाई की मात्रा है, वो मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। मतलब करीब करीब देखिए आप कि पिछले 15-20 दिनों से, जब से ये पॉलिसी लागू है, तब से करीब 30-35 लाख 40 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट, 50-60 लाख शायद किया है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, बट करीब करीब 3-3.5 लाख लोग प्रतिदिन एवरेज वैक्सीनेट हो रहे हैं इस एज ग्रुप के। और इस एज ग्रुप का रजिस्ट्रेशन है करीब 6 करोड़। तो आप सोचिए कि 6 करोड़ में 3 लाख लोग अगर वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो जाहिर है डिमांड बहुत ज्यादा है, और उस हिसाब से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सप्लाई कम है। जो मारामारी एक प्रकार से मान सकते हैं इस ग्रुप के लिए हो रही है, वो उस प्रकार की स्थिति 45 साल से ऊपर के लिए नहीं है। 45 साल के ऊपर के लिए आज भी आप आराम से वैक्सीन भी मतलब स्लॉट पा सकते हैं। तो ये जो समस्या है, ये मैं मानता हूं, ये समस्या कोविन की समस्या नहीं है, प्लेटफॉर्म की समस्या नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्लेटफॉर्म काफी इंक्लूसिव है। ये समस्या एक्चुअली डिमांड सप्लाई की समस्या है, जो मुझे लगता है कुछ दिनों में, अगले निकट भविष्य में ही ये समस्या दूर हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल्स बढ़ जाएंगे, और फिर कोई समस्या नहीं मिलेगी, आसानी से स्लॉट्स लोगों को मिलेंगे। लोकेशन और जियो टैगिंग का जो इशू है, ये कई राज्य सरकारों ने इसको रेज किया है, और कई राज्य सरकारें अपने खुद का प्लेटफॉर्म चाहती हैं, जिसके थ्रू वो वैक्सीनेशन की डोसेज को और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करना चाहती हैं, या फिर उसको मैनेज करना चाहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्लेटफॉर्म कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बनाया है तो अब एक्चुअली प्लेटफॉर्म तो सारे लोग यूज कर रहे हैं। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। केंद्र सरकार डायरेक्टली कोई वैक्सीनेशन नहीं कर रही, आप जानते हैं इस बात को। वो सारे के सारे कार्य तो राज्य सरकारों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, और राज्य सरकारों के और केंद्र सरकारों के बीच में अगर इस प्रकार का सहयोग और कोलैबोरेशन नहीं होता, तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही नहीं सकता था। ये तो सारा काम फील्ड लेवल पे तो हमारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं राज्य सरकारों के, वो सब कर रहे हैं। तो ये नहीं है, और एक्चुअली जियो टैगिंग भी समस्या नहीं है। ये जियो टैगिंग वगैरह जो है ना, ये कोविन में भी ये इसी प्रकार की व्यवस्था है, और हम लोग कोविन में अगले 1-2 दिन में मैप से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जियो टैगिंग है। ये बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ ने कहा है कि हमको अपना अलग एप्लीकेशन बनाने दीजिए, क्योंकि उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हो सकता है अलग अलग हो। तो हम लोगों ने एपीआईज को, जो एपीआई है उसके प्लेटफॉर्म के, जो पब्लिक एपीआई हम लोगों ने शुरुआत से ही बता दिए थे, उन एपीआईज को हम पब्लिश कर रहे हैं, और उनकी पॉलिसी जो है 1-2 दिन में हम डिसाइड करके
सो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एप्लीकेशंस बना सकेंगी, प्राइवेट सेक्टर भी अपने एप्लीकेशन बना सकेगा, इसमें कोई समस्या हमको नहीं है। तो एप्लीकेशन रखना और कोविन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना दोनों ही एक ऑर्थोगोनल इश्यूज है, अलग अलग इश्यूज है, इनमें कोई संबंध नहीं है। और कोविन प्लेटफॉर्म तो सबको इंफॉर्मेशन देता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे पास हम जिलावार, तिथिवार कितने वैक्सीनेशन हुए, इवन फैसिलिटी वाइज हम वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सब देते हैं। तो एक प्रकार से एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है। इसी ट्रूथ के माध्यम से हमको पोर्टेबिलिटी मिलती है। मान लीजिए एक आदमी ने झारखंड में आज वैक्सीनेशन कराया और वो व्यक्ति दिल्ली आ गया, तो अगर मान लीजिए डेटा अगर अलग अलग रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किल होगी कि दिल्ली में आके उसका डेटा ही नहीं मिलेगा दिल्ली। तो एक प्रकार से ये इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, पोर्टेबिलिटी के लिए इस प्रकार का एक ओवरऑल सिस्टम जरूरी है। साथ ही साथ हम देश में ये बता सकेंगे कि भाई कौन कौन से एरिया में कम लगा है वैक्सीन, कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो पॉलिसी इनपुट भी इस डेटा के माध्यम से मिलते हैं। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट सबको मिलता है, फर्स्ट सर्टिफिकेट वो डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, वहां पर देखते हैं लोग भाई आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं। तो ये सारे लाभ इस पोर्टल के हैं। और ये पोर्टल जो है, जहां तक जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जो जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार पोर्टल में परिवर्तन होता जाता है। और मैं कहूंगा कि बहुत सारे परिवर्तन, लगभग सभी परिवर्तन राज्य सरकारों के सुझाव के आधार पर ही हमने पोर्टल में किए हैं। उनसे ही सुझाव आया है कि आप इसमें ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए। तो ये इसी प्रकार से हम लोग पूरे कोलैबोरेटिव तरीके से राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। सारे राज्य सरकारों के हेल्थ सेक्रेटरीज और बाकी लोगों से हम लोग नियमित रूप से इंटरेक्ट करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और उनके सुझावों पर कार्यान्वयन करते हैं। तो आपका ये कहना है कि अलग अलग राज्य जो है अपनी भले ही एप्स बना ले, लेकिन वो फिर भी कोविन प्लेटफॉर्म से लिंक्ड रहेंगी, यानी कि राज्य सरकारें भले ही अपनी तरीके से एपीआई कुछ दिन के बाद कर लें, तो फिर भी वो डेटा जो है वापस जाकर कोविन से लिंक जरूर रहेगा। बिल्कुल, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रहेगा और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। ये मतलब कोई केंद्र सरकार के लिए नहीं, राज्य सरकारों के लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम डेटा के साइलोज क्रिएट ना करें। मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर है, अब प्राइवेट सेक्टर अपना डेटा रखने लगे और सब लोग अपना अपना डेटा रखने लगेंगे तो हमको कोई एक कंप्लीट पिक्चर नहीं हो पाएगी देश की। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखें विद फ्लेक्सिबिलिटी। सब लोगों को जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है उस फ्लेक्सिबिलिटी को हम कोशिश करते रहे हैं कि उसको हम इनकॉर्पोरेट करें। और साथ ही साथ एपीआई के माध्यम से लोग अलग अलग फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। एक और सवाल प्रश्न है कि लैंग्वेजेस का, कि अंग्रेजी के अलावा या हिंदी के अलावा बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें क्या ये प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है? क्योंकि लोगों का कहना है कि अलग अलग प्रांत में जब ये भाषाएं हैं लोग इसको समझते नहीं है, तो और से सेंटर्स के नाम और जो कुछ भी सामने निकल के आता है तो वो अगर स्थानीय भाषा में हो तो वो और इजी होगा। तो ये एक और क्रिटिसिज्म है। बिल्कुल सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं, बेसिकली ये चीज तो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप जिसके माध्यम से आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, वो ऐप कई भाषाओं में है। और उसके साथ साथ हम लोग अपने पोर्टल पर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम डिफरेंट भाषाएं लाएं। एक समस्या उसमें है कि जैसे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो टिपिकली पढ़ना आसान होता है रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन टाइपिंग का जो सवाल है वो टाइपिंग बड़ी थोड़ी फोनेटिक टाइपिंग होती है या भाषा का कीबोर्ड की टाइपिंग होती है जो मुश्किल पड़ती है। तो इसलिए नाम वगैरह आपको लिखना होगा वो तो अंग्रेजी में ही दुर्भाग्य से जैसे लिखना पड़ता है वो लिखना होगा। टाइपिंग जब थोड़ी सी कंप्यूटर पर टाइपिंग या मोबाइल पर टाइपिंग लोकल भाषाओं में सुधर जाएगी तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोविन पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि पोर्टल पर भी कि जितनी जल्दी हो सके उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम लोग इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर सके, जिससे कि आप अपनी भाषा चुन सकें और उसके बाद ये उसको आपको उसी भाषा को प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक और सुझाव आया है कि ये जो अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है, जब ये स्लॉट्स खुलते हैं, इसका कोई निर्धारित समय सीमा या एक ब्लॉक हो सकता है? क्योंकि लोगों के पास फिर ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और गेसिंग गेम हो गया है कि कब मैं जाऊं और कब करूं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सुझाव आया है और हम लोग उस सुझाव पर काम कर रहे हैं। वो ये है कि राज्य सरकारों से हम लोग बातचीत करके उनको कहें कि आप एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस समय में आप इसको खोलिए। देखिए, ये जो अभी जो स्थिति चल रही है
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात करते हैं या कुछ और भी लोग बात करते हैं, ये बेसिकली इसलिए है कि डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए। तो वो जो है गैप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे हमारी वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी धीरे धीरे डिमांड सप्लाई का गैप कम हो जाएगा। अब रही बात कि अभी वर्तमान इमीडिएट उसमें क्या करें हम, तो इमीडिएट में एक सुझाव यही आया है कि राज्य सरकारें अपना अपना समय निर्धारित करें, जिससे लोग जिसको रिजर्वेशन कराना है वो उस समय जाकर के रिजर्वेशन कराए, और जब वैकेंसी खत्म हो जाए तो आप अगले दिन का इंतजार करें कि भाई ठीक है अगले दिन अगर वैकेंसी आएगी तो फिर हम प्रयास करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे लोग 24/7 उसमें लगे रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं, कयास लगाते रहते हैं, वो चीज हम उसको सुधार कर सकें। मेरा आखिरी प्रश्न है, और ये जो फ्रंटल जो इंटरफेस है उससे जुड़ा नहीं है। मेरा सवाल एक और मूल प्रश्न ये है डेटा सिक्योरिटी का डॉक्टर साहब, क्योंकि कम से कम 26 से 30 करोड़ लोगों का जो है डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक रिपोजिटरी है, क्या ये डेटा सिक्योर है? देखिए, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये डेटा पूरी तरह सिक्योर है। हम लोग जो एनक्रिप्शन का और बाकी सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म पूरी तरह से लागू कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ कोर्स ये बात सही है कि सिक्योरिटी एक ऑलवेज डेवलपिंग पैराडाइम है। ये नहीं हो सकता कि आज कोई चीज सिक्योर है तो उन्हीं टेक्नोलॉजी से कल भी वो चीज सिक्योर रहेगी। तो हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं कि वी डिप्लॉय द बेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, इसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात की, देखिए दूसरी जो चीज है हम लोगों ने एज ए डिजाइन प्रिंसिपल उसको अडॉप्ट किया है, वो ये है कि हम डेटा ज्यादा मांगते ही नहीं। ये डेटा का मिनिमल डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेसी बाय डिजाइन। तो हम लोग प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको मतलब हम लोग इंश्योर करते हैं कि बाय डिजाइन हम पूरा करें। तो आप देखिए कि हम लोग न तो एड्रेस मांगते हैं आपका, हम केवल 3 सूचनाएं मांगते हैं आपसे। आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपकी ईयर ऑफ बर्थ क्या है, बस 3 बातें मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि इन तीनों में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बिकॉज जब तक आप अपना नाम नहीं बताइएगा तब तक आपसे कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है कि नहीं। तो ये मतलब चीजें हैं, तो केवल यही 3 सूचनाएं रहती हैं। ऑफ कोर्स टेलीफोन नंबर रहता है, जिस टेलीफोन नंबर में बेसिकली आप 4 लोगों के रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो एक तो हम लोगों ने जानबूझ करके ये इंश्योर किया है कि हम कोई पर्सनली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगे, और उसके बाद हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका डेटा हमारे पास सिक्योर रहे। जी, एक आपने क्योंकि डेटा की बात की और इंफॉर्मेशन की बात की, तो एक और प्रश्न सामने आया। बीएमसी ने इसको बॉम्बे हाईकोर्ट में भी कहा है, जिनके पास ये जो 6 डेटा इंफॉर्मेशन पॉइंट्स जो आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं, जैसे आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके जो हैं, अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो कैसे रजिस्टर करें? अगर आदिवासी मूल हैं, साधु हैं, होमलेस हैं। मैं तो मान के चलता हूँ कि इस देश में 128 करोड़ लोगों के पास आधार है। इस देश में लगभग सारे अडल्ट्स के पास जो है आपको वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है ना। तो ये कहना कि भाई किसी के पास कुछ भी नहीं है, इन प्रकार के लोगों की संख्या बहुत ही नगण्य है। और उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है कि ऐसे लोग जिनके पास कोई आइडेंटिटी पेपर नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास कोई मोबाइल नंबर जिनको अटैच नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे साधु हैं या असाइलम में लोग हैं या फिर ऑर्फनेज में लोग हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के लोगों के लिए अलग से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है राज्य सरकारों कि वैसे लोगों को फैसिलिटेट भी किया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि इंक्लूजन जो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल से ही हम काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल टेक्नोलॉजी के जानकार लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य होता है लोगों के जीवन को सरल बनाना, उसको फैसिलिटेट करना। उसको कठिन बनाना या उसको दुरूह बनाना किसी भी टेक्नोलॉजी का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगर वो वही उद्देश्य है तो वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहे कि जो भी सुझाव मिलते हैं हमको, उन सुझावों के अनुसार हम प्रयास करते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को, उस चीज को हम सबसे ज्यादा बना सकें। हमने ये भी किया है कि अगर मान लीजिए कॉमन सर्विस सेंटर पर भी नहीं आदमी जा पाता है बिकॉज अभी लॉकडाउन है कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे पीछे जाना बंद है, तो वैसी स्थिति में वो टेलीफोन करे। हम लोग जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर को भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं कि लोग कॉल सेंटर के माध्यम से भी एक बुकिंग लोग अपना कर सकें।
डॉक्टर आर एस शर्मा, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे सवाल थे, चिंता के विषय जो लोगों के मन में थे, जिसको कि आपने एड्रेस किया है। मैं फिर आपसे कुछ दिन बाद फिर आपसे आग्रह करूंगा आप हमारे साथ जुड़े और इसी तरह लोगों को आश्वस्त करते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी बताते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं मुहैया करवाने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक फंगस का इलाज मुफ्त किए जाने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी ने ब्लैक फंगस के इलाज को आयुष्मान भारत और दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किए जाने की अपील की, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया और दावा किया कि सरकार पहले ही विदेश से दवा लेकर राज्यों को दे रही है। सोनिया गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि ब्लैक फंगस के दवाओं का भारत सरकार पहले ही सक्रिय होकर दुनिया से भी मंगाए और उससे ज्यादा आज कितने वैक्सीन हर स्टेट को दे रहे हैं। यह जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं है। कांग्रेस अब नकारा राजनीति पे उतर आई है। सोनिया जी बताइए कि कांग्रेस ऐसी नकारात्मक राजनीति क्यों कर रही है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का दावा किया है कि वो कोरोना को काबू करने के हालात में पहुंच गए हैं, लिहाजा प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू कर दिया जाएगा। आंकड़ों का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी 5% से भी नीचे है और रिकवरी रेट 90% से ज्यादा। अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। हालांकि मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता जरूर बढ़ाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद शिवराज सिंह सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं राज्य के। सर, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या रणनीति? देखिए, सरकार ने आज हमने इसको महामारी घोषित किया है और इसका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्द हो सके, जल्दी इलाज हो सके, इसकी सर्जरी हो सके, इसकी सब व्यवस्था हमने की है। और महामारी के बाद अब एक पेशेंट का रिकॉर्ड, उसके बारे में सब जानकारी हम इसकी पूरी इकट्ठा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को उचित इलाज समय पर मिल सके। हमने नेजल एंडोस्कोपी का एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम इस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। सर, ये जो एम्फोटेरेसिन बी एक अहम इंजेक्शन माना जा रहा है, लेकिन उसको लेके हम हमीदिया अस्पताल गए, हमने कई जगह देखा कतारें लगी, लोगों को नहीं मिल रहे। ये बात सही है कि एम्फोटेरेसिन बी की देश में बहुत कमी है और इसीलिए लगातार हम केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने बात की है और हम लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी आपूर्ति मध्य प्रदेश में आ सके और इसका युक्तिकरण हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में करें। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी है सभी मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, कि 30 मई को किसी भी तरह का इस सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें। सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं 30 मई को। ऐसे में वो पीड़ित बच्चों की मदद पर ध्यान केंद्रित करें, बच्चों के भविष्य को बचाने पर ध्यान लगाएं, ना कि किसी जश्न का आयोजन किया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह चिट्ठी लिखी है बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को कि 30 मई को जहां पर बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, इस मौके पर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित ना किया जाए, बल्कि इस वक्त बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए कि उस भविष्य को कैसे उज्जवल किया जा सकता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, इस चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्रियों को क्या संदेश देने की कोशिश है जेपी नड्डा की ओर से? इस 2 संदेश है और इसमें इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कल साफ कर दिया था कि अब सबसे जरूरी चीज ये है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए कुछ सोचा जाए।
और यही कारण है कि तमाम पार्टी के नेताओं को चिट्ठी, पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों में, उनको चिट्ठी लिखी है। उनमें सबसे पहला एजेंडा जो है वो ये है कि आपको किसी भी कार्यक्रम को आयोजित नहीं करना है जो सरकार के 7 साल पूरे होने में खुशी झलकाता हो, क्योंकि देश कोरोना की महामारी जूझ रहा है। और प्रशांत, जो दूसरी सबसे अहम बात है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया है इस बीमारी में। उन बच्चों के भविष्य को सबल बनाने के लिए, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी तमाम राज्य सरकारों को जेपी नड्डा ने कहा है कि उसके बारे में सोचें और अगले 7 दिनों में कोई उसके लिए स्पष्ट राहत की नीति लेकर ऐलान करने की तैयारी करें। और इसके बारे में एक बृहद योजना और दिशा निर्देश जल्दी ही केंद्र से इन तमाम बीजेपी शासित राज्यों को भी जाएगा, ताकि कोरोना पीड़ित जो बच्चे हैं, जो अनाथ हो गए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित कैसे रखा जाए। यानी अगले 7 दिनों में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री इसमें काम में लग जाएंगे और बीजेपी शासित राज्य मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कोई जश्न नहीं मनाएंगे। ये दोनों साफ है कोरोना के महाकाल में। और प्रधानमंत्री ने भी कल भी जो भावुक हुए थे, वो इसी बात पर भावुक हुए थे कि कई बच्चों ने और कईयों ने जिन्होंने अपनों को खोया है तमाम कोशिशों के बावजूद, उनके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इन बच्चों के लिए जरूर कुछ करना है। और यही संदेश मुख्यमंत्रियों तक गया है। बिल्कुल, और संभवतः उसी घटना के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह पत्र बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा।